आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि कैलकुलस का जो अहमियत है वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट या कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का फील्ड में किस तरीके से उसका वर्किंग प्रोसेस है। कैलकुलस का मतलब कैलकुलस का क्या काम है, एप्लीकेशन क्या है कैलकुलस का कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में। तो ये तो बेसिकली एक छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा एक कह सकते हो छोटा सा झलक है जो कि आईएससी मैथमेटिक्स में दिया हुआ है सेक्शन सी का पार्ट में। ठीक है, इसका तो स्पेशल तो बुक जानते हैं, कॉमर्स वाले लोग पढ़ते होंगे। तो तो हमें कवर करना है सेक्शन सी आईएससी मैथमेटिक्स का, जिसका इसका सेक्शन सी में इस साल से किया हुआ है कि 15 मार्क्स का सेक्शन सी आता है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी 15 मार्क्स का आता है। तो खैर सेक्शन बी में तो साइंस वाले पार्ट है। तो खैर अभी बात करते हैं उस सबको छोड़ के सेक्शन सी बात करते हैं। पहला चैप्टर लेते हैं ACCE। ठीक है। तो तो इस टोटल चैप्टर का जो मार्क्स आते हैं वो बोर्ड में कहा नहीं जा सकता। 7 मार्क्स भी आ सकते हैं, 6 मार्क्स भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन मोर देन 6 मार्क्स आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो इस साल क्या वो 50 मार्क्स का ही है। तो पहले तो 20 मार्क्स का था, तो ज़्यादातर आता था। इस साल कम से कम 6 मार्क्स का तो ये चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, 6 से ज़्यादा भी आ सकता है। खैर मार्क्स को देखना नहीं, हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन कैलकुलस क्या है कि इसमें सबसे पहले मेरे को कुछ कुछ फंक्शन जानना है। देखो ये चैप्टर बहुत 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 इजी है, आपको मैं उस नतीजे तक पहुंचा दूंगा जहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन आईएससी के कर पाओगे। इस तरीके मतलब यहाँ तक मैं इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आपको आईएससी का जितने भी क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी का पहला चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है, आपको कुछ बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको किस मतलब क्वेश्चन देके पता चल जाएगा कौन सा क्या दिया हुआ है, कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर हमें पढ़ना है कुछ बेसिक फंक्शंस के ऊपर। तो डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ भाई, ज़्यादा एकदम थोड़ा रफ्तार में थोड़ा पकड़ते हैं, मज़ा भी आएगा और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा क्या। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते के साथ ही एक आता है सबसे पहले आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होते के साथ ही आपका कुछ बेसिक फंक्शन है, उस बेसिक फंक्शन में आपको सबसे पहले फंक्शन जो आता है वो है कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉस्ट फंक्शन और द टोटल कॉस्ट फंक्शन रिटेन एज सी एक्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं। कॉस्ट फंक्शन को हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं क्या, सी एक्स से। आपको दिख रहा होगा कॉस्ट फंक्शन को हम लोग सी एक्स से डिनोट करते हैं। जहाँ जब भी आपको बुक में तो कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में अगर सी एक्स इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ है तो वो सबसे पहले आपको समझ जाना है कि वो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। बस यहाँ तक बात क्लियर है एकदम। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम धीरे 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 लेवल अप करेंगे। तो सी एक्स इसको डिनोट करते हैं इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो कॉस्ट फंक्शन में सबसे पहले तुमको दो उसका पार्ट है, क्या क्या है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ये भी आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा अभी बताता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट देखो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड का मतलब क्या है, जो चीज़ फिक्स्ड है, चेंज ना हो। मतलब कि अगर आप देखो ई कॉमर्स का है तो सबसे पहले बिजनेस में ही डायरेक्ट एग्जांपल जाएगा सबका। तो ये जैसे कि आप जॉब करने जा रहे हो, कोई भी आप बिजनेस, कोई भी आप कंपनी में आप क्या कोई भी आप कंपनी में आप एक एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय का क्या है कि एम्प्लॉय क्या करता है, उस कंपनी के लिए काम करता है। तो कंपनी का कंपनी का क्या है, कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कोई भी कंपनी जैसे कोई भी चीज़ में काम कर रहा है तो उसका कंपनी में जो कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ उसको एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो फिक्स है। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय का जो सैलरी है, एम्प्लॉय का अगर सैलरी जैसे कि 45,000 पर मंथ है तो उसका सैलरी फिक्स है। अगर उसका क्या बोलूँ, उसका अगर जैसे कि उसका मतलब उसका जो कंपनी में काम कर रहा है उसका कंपनी कुछ भी हो गया, मतलब वो फायदा में भी चला गया, अगर ज़्यादा जैसे कि महीने में उसका कंपनी कमाता था 1 करोड़ का 1 करोड़ पर मंथ उसका कंपनी कमाता था, तो पर मंथ वो 5 करोड़ कमाने लगा, तो उससे एम्प्लॉय को क्या लेना देना, उसका एम्प्लॉय का तो सैलरी फिक्स है ना।
तो वो हुआ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को किताबी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? द फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि जब भी कुछ भी तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, तुमको उससे कोई लेना देना ही है, फिक्स है तो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो टैक्सेस, टैक्सेस हो किया, अगर एक बार सरकार ने टैक्सेस कर दिया कि हाँ जीएसटी टैक्स इतना देना है तो देना है, कोई भी जीएसटी नहीं, किसी भी टैक्स में, किसी भी फील्ड में कोई भी टैक्स, कोई भी टैक्सेस हो, मतलब यहाँ पे टैक्सेस नाम नहीं है, ऑल ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस यहाँ पे बात किया है। फिर द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस, द इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब इस सब का जो भी सैलरी है या फिर देना होता है हम लोग को पैसा, वो चीज़ फिक्स्ड है, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कैसे दिया रखे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइम में बता दूंगा। फिर आता है क्या कि देखो जो चीज़ फिक्स है उसको तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन जो चीज़ फिक्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? जो चीज़ हमेशा चेंज होता है समय के रेट के हिसाब से समय के अनुसार जो चीज़ हमेशा चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट का बात हो रहा है, तो कॉस्ट चेंज हो रहा है तो इसको इसीलिए नाम पड़ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं? वीएक्स से। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द सम, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है द वेरिएबल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा कितना प्रोडक्शन हुआ उस पर डिपेंड करता है, कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन तुमने किया है कंपनी के लिए, वो तुम पे, वो तुमको उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें तो अगर हाँ, तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल की बात करें तो तुम्हारा मटेरियल कैसा है, कितना तुम्हारा मटेरियल बिका है, एक मटेरियल का दाम इतना था तो तुम बेचने के बाद कितना कमाए हो। खैर ये सब तो इस समय नहीं आता, लेकिन एक फॉर एग्जांपल ऐसे बता दूं, मतलब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो चीज़ चेंज ना हो। ठीक है, जो चीज़ चेंज ना हो, जैसे कि कैजुअल लेबर कॉस्ट, कैजुअल लेबर जैसे कि एक लेबर हो गया, उसका उसका कमाई है एक दिन का इतना, एक दिन का उसका कमाई है 50 रुपया, दूसरा दिन ज़्यादा काम करेगा तो हो सकता है उसका 50 रुपये से ज़्यादा कमाई हो। तो ये हुआ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो तो आओ लिख लेते हैं कॉपी में। तो कॉस्ट फंक्शन हम लोग डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है कॉस्ट फंक्शन का, आप लोग को दिख रहा होगा। मैं जूम थोड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की, तो इसको सी एच से डिनोट करते हैं। और कॉस्ट फंक्शन सी एच से डिनोट करते हैं, और कॉस्ट फंक्शन में हमारा दो टाइप के आते हैं, एक होता है क्या, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, और इसका सिंबल क्या है, वी एक्स। ठीक है, वी एक्स इसको डिनोट करते हैं। तो तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट फंक्शन के अंदर में ये दो पार्ट आया। तो फिक्स्ड कॉस्ट को तो समझ गए भैया, एफ से डिनोट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को वी एक्स से डिनोट करते हैं, कि क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिया होगा वो हम लोग समझ जाएंगे। तो फिर तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बस सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन का सबसे पहला फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर वन, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। सिंस देखो कॉस्ट फंक्शन के अंदर में ये दोनों पार्ट आता है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, दोनों को सम अप कर देंगे तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, इसीलिए समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये हुआ तुम्हारा फार्मूला नंबर वन, और इसको आपको करने हैं याद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है देखो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे सी एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर है। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट एक्स के साथ जुड़ा है, मतलब भी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अगर एक क्वेश्चन दे करके पूछे तुमसे कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे बोलो? यहाँ पे तुमसे फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे तो यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट एफ इक्वल्स टू क्या, देखो कंपेयर कर, तो ये दोनों और इसको दोनों को कंपेयर करोगे तो एफ के जगह पे क्या है, पी है, और एफ यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, पी हुआ। बात क्लियर है यहाँ तक? और फिर देखो यहाँ पे अगर तुमसे पूछे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो कंपेयर कर दो फिर से, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या है,
वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे कौन है यहाँ पे, एक्स के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्यू जुड़ा हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ, क्यू एक्स स्क्वायर हुआ। बस बात सिंपल, बात यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, रिवेन्यू फंक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके पहले डिमांड फंक्शन आते हैं, खैर सबसे पहले हम रिवेन्यू फंक्शन पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा आपको मिक्सअप करने की दरकार नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रिवेन्यू फंक्शन, कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, रिवेन्यू फंक्शन। अरे यार पेन नहीं चल रहा। तो रिवेन्यू फंक्शन क्या है, रिवेन्यू फंक्शन क्या है कि जैसे कि देखो, रिवेन्यू फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स, इट इज कम्प्लीटली, देखो सिंपल भाषा में बोलो कि क्या किताबी लैंग्वेज में, देखो जैसे कि ये एक पेन है मेरा, ठीक है, ये एक पेन है मेरा, ठीक, ये एक पेन है, इस पेन का दाम है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपये इस पेन का दाम है। और मार्केट में इसका डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शन के साथ साथ चलते, मार्केट में इसका डिमांड है 5 ठो नंबर ऑफ पेन्स हमको चाहिए, नहीं 10 तो कर लेते हैं, ठीक है, 5 रुपये पेन है, 10 ठो मार्केट में डिमांड हुआ है, ठीक है। तो रिवे तो 10 ठो जो मार्केट में डिमांड हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स यूनिट ऑफ एक्स नंबर, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स यहाँ पे डिनोट करते हैं रिवेन्यू में। देखो डायरेक्ट यहाँ पे रिवेन्यू, रिवेन्यू को हम लोग आर एक्स से डिनोट करते हैं, और आर एक्स इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू एक्स। तो हम तुमको बता रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ जो डिमांड हुआ मार्केट में इस पेन का, कितना डिमांड हुआ, 10 ठो पेन बनाने का जो डिमांड हुआ, तो इसको 10 किस अल्फ़ाबेट से तुम डिनोट करोगे, तो उस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं एक्स से हम लोग। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कि मतलब कितना नंबर ऑफ तुम्हारा प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स तुमको मार्केट में लाने के लिए बोला है। और यहाँ पे और कितना रुपया करके था, 10 ठो पेन मंगाया गया था 5 रुपया करके, तो क्या हुआ, 5 रुपये यहाँ पे क्या है, 5 रुपये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मतलब तुम कितना में इसको बेच सकते हो, सेलिंग मतलब बेचना, प्राइस मतलब रुपया, तो कितना रुपया में इसको तुम मार्केट में बेच सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट पी, सेलिंग प्राइस को हम लोग डिनोट करते हैं पी, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, पी इज नोन एज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो रिवेन्यू क्या हुआ, रिवेन्यू तुम क्या करोगे, सेलिंग प्राइस, और रिवेन्यू इज नथिंग बट क्या कि तुम कितना, मतलब 10 ठो पेन है, 5 रुपये करके एक पेन है, 5 रुपये का एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 10 पेन का कितना रुपया, 50 रुपीज़, तो रिवेन्यू उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 10 पेन मार्केट में डिमांड हुआ, 5 रुपये करके एक पेन था, तो रिवेन्यू क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या था मेरा, 5 रुपये करके एक पेन था, तो वो सेलिंग प्राइस, और कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन को डिमांड किया गया, 10 ठो, तो 10 × 5 50, दैट इज बाय रिवेन्यू इज इक्वल्स टू पी एक्स। ये भी फार्मूला को आपको करने हैं याद, जो भी मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में करूँगा एकदम सुंदर से आपको नोट्स बनाने हैं और उसको करने हैं याद। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में आपको किस तरीके से आएगा सेलिंग प्राइस, समथिंग ऐसे आएगा कि इतना रुपया इज सोल्ड पर समथिंग, ऐसे करके सोल्ड वर्ड जरूर जरूर घुसाया होगा, सोल्ड वर्ड घुसाया हुआ है, उसके बाद जो लिखा हुआ समझ जाना कि वो चीज़ सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिवेन्यू फंक्शन क्लियर है, कॉस्ट फंक्शन क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट फंक्शन के ऊपर। अब करो कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट फंक्शन क्या हुआ, प्रॉफिट फंक्शन क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, फायदा, प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, फायदा, कि मतलब तुम 2 रुपया का जो कहानी पढ़े ना, एक सेब का दाम, एक लड़का था जो सेव, एक तो सेव खरीदा 2 रुपया में और उसको बेचा 4 रुपया में, तो 4 रुपया में बेचा, खरीदा 2 रुपया में, तो 4 - 2 किया हुआ, 2 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ। बस बात करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो प्रॉफिट फंक्शन क्या हुआ, तो तुम यहाँ प्रॉफिट फंक्शन, जो प्रॉफिट फंक्शन को हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे रिवेन्यू में पी था, पी का मतलब सेलिंग प्राइस, आपको क्वेश्चन में देखकर पता चल जाएगा कौन सेलिंग प्राइस है कौन क्या है। तो प्रॉफिट फंक्शन अगर क्वेश्चन में निकालने बोलेगा
तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। मतलब क्या कि तुम कॉस्ट फंक्शन का क्या मतलब था, कॉस्ट फंक्शन का अगर सिंपल वर्ड में बताएं तो वही कि तुमने कितना में खरीदा था, कितना तुम्हारा मार्केट में उस चीज़ का टोटल प्रोडक्शन का डिमांड क्या हुआ था, मतलब कितना तुम्हारा, मतलब तुम्हारा माइंड के अनुसार कितना रुपया मेरा लग जाएगा इसमें, कितना रुपया हम इस चीज मतलब कितना रुपया हम इस कंपनी को ऑर्गेनाइज करने में लगाएंगे, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उस कंपनी अगर मार्केट में चल जाए तो कितना कितना उसका रिवेन्यू बढ़ेगा, और रिवेन्यू बढ़ जाएगा तो रिवेन्यू को हम अगर जितना जो हम रुपया लगाया था उस कंपनी को ऑर्गेनाइज करने में उसको हम माइनस कर देंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। सपोज सपोज 10 लाख खर्चा रुपया रुपया खर्चा हो रहा है एक इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में, इंडस्ट्री को बनाने में। तो 10 लाख इंडस्ट्री को बनाने में लग रहा है मेरा टोटल खर्चा, और इंडस्ट्री अगर मार्केट में चल जाए तो हो सके वो 10 10 लाख क्या 10 करोड़ हो जाए, 10 10 करोड़ उसका फायदा हो जाए एक साल में। तो खैर यहाँ पे साल टाइम का यहाँ पे बात नहीं है, बस यहाँ पे बात है कितना तुमको उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, एक दिन में भी अगर 10 लाख कंपनी, अगर 10 लाख कंपनी, 10 लाख को कंपनी लगा, 10 लाख रुपया लगा कंपनी को बनाने में, और 10 करोड़ तुमको फायदा हो रहा है, मतलब उसको बनाने के बाद 10 करोड़ फायदा हो रहा है, तो 10 करोड़ माइनस 10 लाख करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? समझ में आया? अब इक्वल टू क्यू दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। अब यहीं पे एक बात आता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। एक सेकेंड कैमरा को थोड़ा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, क्या है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, सोचो सोचो सोचो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक का मतलब क्या, एक जगह पे स्टॉप कर जाना। बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, चलते 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 अचानक से उसका मतलब जितना जैसे देखो अभी वाला एग्जांपल है तो उसको एग्जांपल को भूल जाओ, थोड़ा देर के जो एग्जांपल है वही लेंगे लेकिन अलग अंदाज में लेंगे। जैसे कि 10 लाख रुपया एक कंपनी को बनाने में मेरे को लगा। ठीक है, 10 लाख एक कंपनी को मतलब 10 लाख एक फैक्ट्री को और बनाने में मेरे को लगा, टोटल खर्चा फैक्ट्री का मशीन वशीन लाने में 10 लाख रुपया लगा। और जो अगर एक साल में मतलब 10 लाख लगा और मेरे को उससे मार्केट में उस बिजनेस को चल जाने पे मेरे को 10 करोड़ का 10 करोड़ मिलने लगा, तो 10 करोड़ माइनस 10 लाख करते हैं तो वो मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ कि तुमको 10 लाख रुपया बनाने में भी लगा और 10 लाख रुपया तुमको उस कंपनी को बनाने के बाद जो तुम्हारा मार्केटिंग में डिमांड हुआ वो भी 10 लाख के बराबर ही हुआ। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तुम जितना पैसा लगाए उतना पैसा तुमको मिल गया, उससे नहीं ज्यादा मिला नहीं उससे कम मिला। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जितना तुम्हारा रिवेन्यू हुआ था जितना तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन था उतना ही तुम्हारा रिवेन्यू हुआ। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना, मतलब मतलब क्या बोले कि ना ही तुम्हारा लॉस हुआ ना ही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ना प्रॉफिट ना लॉस को क्या बोलते हैं, दोनों को इक्वल कर देना। रेवेन्यू रेवेन्यू हमको करने के बाद मिलता था, कॉस्ट फंक्शन को पहले तैयार करना पड़ता था, रेवेन्यू बाद में मिलना पड़ता था। इसलिए हमको क्या करना है, रेवेन्यू को इक्वेट कर देना कॉस्ट फंक्शन से। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन। मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक बच्चा, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो इतना जितना अभी जितना करा है उस पर अगर हम क्वेश्चन एक लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रख देना। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट तो बताने के लिए तो बता दिया कि ये चीज होता है, लेकिन क्वेश्चन में इसको क्या फाइंड करने बोलता है, क्वेश्चन में तुमको बोलेगा फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब क्या एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद तुम जो एक्स का वैल्यू आएगा तुम उसको में पुट करोगे, देखना दोनों के दोनों बराबर आ जाए। खैर अभी दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, नहीं ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आईएससी 2006 में आ चुका है। ठीक है, आईएससी 2006 में आ चुका है। सेकेंड, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दूं।
ठीक है। तो देखो तुमको बोला है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स। देखो अब क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जितना भी पढ़ा है बस उतना में, अभी बहुत आगे आगे है, थोड़ा मार्जिन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, ये वो है, बहुत सारा है। अभी जितना करे उतना में देखो। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स, अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर finds the total cost for the production and marketing of the X number of television sets is CX equals to something। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, क्वेश्चन में सी एक्स दिखते के साथ ही सबसे पहले क्वेश्चन में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन में क्वेश्चन में क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकंड एक सेकंड। क्वेश्चन में तुम्हारा क्या गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन है क्या, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन। जैसे तुमको सी एक्स दिखे वैसे तुमको कॉपी में उतारना है। कॉस्ट फंक्शन कितना है, 300 एक्स स्क्वायर प्लस 4200 एक्स प्लस 13500 13500, ये तुम्हारा दे रखा है कॉस्ट फंक्शन। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर इतना रुपया। अब देखो अब यहाँ पे ₹8400 दिया है, क्या दिया सोच समझ के बताओ, हमने क्या बोला था। देख जो जो जरूरी है वो चीज हम बता दिए मुंह से बोल के भाई, अब तुम ध्यान दिए हो कि नहीं दिए वो अलग बात है। तो यहाँ पे 8400 क्या दे रखा है, हमने क्या बताया कि रुपया जब भी कोई रुपीस दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके पहले अगर सोल्ड वर्ड का यूज हुआ है, ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर इतना रुपीस, ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड, सोल्ड सोल्ड का मतलब क्या, बेचना, ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर इतना रुपीस, तो मैंने क्या बोला, वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस को हम लोग किससे डिनोट करते थे, पी से डिनोट करते थे। सेलिंग प्राइस को हम लोग पी से डिनोट करते थे, और पी यहाँ पे क्या है, 8400 है, ठीक है। 8400 है। तो डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, तो डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, तुमको एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या है यहाँ पे, जो कॉस्ट फंक्शन में जो एक्स वेरिएबल है उसको एक्स फाइंड करना है। तो मेरे को जरूरत क्या है, हमको ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, जो दिया है देख, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या, आर एक्स इक्वल्स टू सी एक्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आर एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स कर देना है। सी एक्स मेरे क्वेश्चन दे रखा, आर एक्स नहीं दे रखा है, तो आर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू एक्स होता है। आर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू एक्स होता है, और एक्स ही तो यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो पी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 8400, और एक्स यहाँ पे, एक्स एक्स हमको एक्स ही तो फाइंड करना मेरे को ना। तो आर एक्स यहाँ से क्या बना, आर एक्स इक्वल्स टू पी इंटू एक्स, पी कितना है 8400, तो 8400 इंटू एक्स। लो भैया हो गया, मेरे को आर एक्स रेवेन्यू भी पता चल गया, कॉस्ट फंक्शन पता चल गया, दोनों की इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। दोनों की इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया, 8400 एक्स इज इक्वल्स टू 300 एक्स स्क्वायर प्लस 4200 एक्स प्लस 13500। क्या करो, इसको इधर लेके जाओ, 0 इज इक्वल्स टू 300, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद बनेगा, प्लस 4200 एक्स माइनस 8400 एक्स प्लस 13500। अब अब यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, लेट मी फाइंड माय कैलकुलेटर। तो देखो, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, हाँ। तो यहाँ से क्या हुआ, 0 इज इक्वल्स टू 300 एक्स स्क्वायर। अब इसको इसको माइनस करना है, 4200, तो कितना आएगा, 8400 माइनस करना है 4200 से, कितना आया, 4200 ही आएगा माइनस में, क्योंकि 840 बड़ा है। मैथ तो आता होगा ये सब तो भाई, ठीक है।
अब यहाँ से 300 को डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, देखो 3 3 3 सब में कॉमन, 3 सब कैंसिल हो सकता है, 3 से सब कैंसिल हो रहा है, डिवाइड करके देखो तो 4200 को कितना, देखो 000 सब में कॉमन चला गया, मर गया भाई, सिंपल मर गया। 3 यहाँ से कॉमन लिए 42 कितना होता है, 3 एकम 3 3 चौको 12 यानी 14 तिया 42 यानी 14 कॉमन आया। प्लस इस इन दोनों को ऐड करो, देखो 3 का टेबल में 3 चल छोड़, इतना शॉर्टकट तो बता ही सकता हूँ। ये दोनों को ऐड करने में क्या आता है, 5 3 8 1 9, तो 9 9 जो 3 का टेबल में आता है ना, 3 3 जो 9, तो यानी ये 3 से कटता है, तो 3 से काट के देखो कितना होगा, 5 3 चौको 12 3 5 15 45, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर कर दो, बचा क्या, 3x² माइनस 14x प्लस 45। अब यहाँ पे क्या है, सीधे फॉर्मूला लगाए तो डायरेक्ट कर दो, क्या होगा 9x² माइनस 9x, ये तो आता होगा ना, ये भी बताऊं। 45 को क्या करना है, 45 को चेक करना है, 9 × 5, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे, प्लस है तो कितना 14 आएगा ना, 9 बचे 45, 45 आएगा। तो 9x बाहर में माइनस है, ब्रैकेट में लेना था तो हम डायरेक्ट एक लाइन में करना, माइनस है तो फिर से ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस आएगा, 5x प्लस 45, 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस सॉरी 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 9 माइनस 5, क्या बना x माइनस 5, 0 इज इक्वल्स टू और x माइनस 9, x का वैल्यू यहाँ से 5 आया और 9 आया। ये रहा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ तक की बात क्लियर। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ, हाँ तो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो x का वैल्यू आया ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, हेंस देयरफॉर हेंस द ब्रेक इवन पॉइंट is at x equals to 5 and 9। अब देखो एक्स तो निकल गया, समझ में भी आ गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, मार्क्स भी मिल गया, लेकिन समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तुम एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का जो वैल्यू 5 और 9 है ना, तो एक्स का वैल्यू तुम अगर यहाँ पे पुट करोगे ना, जैसे यहाँ पे 5 दिया एक्स का वैल्यू, तो 5 5 पुट करोगे, देखना ये और ये दोनों बराबर आएगा, लिख के लेना, गारंटी देता हूँ बराबर आएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गया, तो वही तो करना था ना, वही तो मेरा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जब रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन को बराबर करना है, तो एक्स का वैल्यू वहाँ पे 5 डालो या 9 डालो, देखना देखना दोनों का दोनों में तुम्हारा बराबर आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं आगे, अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन को मैं हाइड करता हूँ, पेपर को थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपको आगे बतलाता हूँ। अब आगे क्या है, अब आगे है अब आगे मेरा क्या है, हेडिंग डाल ले, एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन तो जान गया, दूसरा फंक्शन क्या है, एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन, ठीक है। एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन। एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन क्या है, एवरेज फंक्शन क्या है देखो एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन क्या होते हैं, तो एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शन तुम्हारा रिलेट करता है किससे, कॉस्ट फंक्शन से ही रिलेट करता है। तो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग डिनोट करते थे किससे, सी एक्स से, सी एक्स इक्वल टू समथिंग दे रखा था तो उसको हमको क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। सी एक्स इक्वल टू समथिंग दे रखा है तो उसको कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की, मार्जिनल फंक्शन के ऊपर देखो, अब जंप कर रहा हूँ मैं थोड़ा, मार्जिनल फंक्शन देखो, हम लोग पढ़े बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन में क्या पढ़े, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन में क्या पढ़े हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे फंक्शन दूसरा चेंज हुआ, मार्जिनल फंक्शन, मार्जिनल फंक्शन में क्या आया, मार्जिनल कॉस्ट। उसी तरह से मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, किसी भी तरह का क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है। तो मार्जिनल फंक्शन में आया मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट
मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? रुको, कॉस्ट फंक्शन डिनोट करते हैं। कॉस्ट फंक्शन ये किसको डिनोट करता है? कॉस्ट फंक्शन को। तो अगर हम तुमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछें, मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। समझे? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एम सी इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार। समझ में आया? अब देखो, अब बताता हूँ ये होता क्या है। मार्जिनल फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि देखो, इफ टू क्वांटिटीज दे रखा है तुमको, दो ठो कोई क्वांटिटी दे रखा है, जैसे एक्स एंड वाई दे रखा है तुमको, कोई भी क्वांटिटी दे रखा है एक्स एंड वाई, और रिलेट करा किसी भी फंक्शन से। तो एक्स और वाई दे रखा है, तो फंक्शन शॉर्टकट फंक्शन जैसे हम लोग बेसिकली 90% फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स तुमको फंक्शन बन गया। तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन बन गया। तब हम तुमसे पूछेंगे कि एवरेज फंक्शन क्या होता है। तो एवरेज फंक्शन क्या होता है? एवरेज फंक्शन जो तुम्हारा फंक्शन आया उसको एवरेज, देखो एवरेज, एवरेज स्पीड तुमसे पूछेंगे तो क्या तुम बताओगे? अगर साइंस वाले स्टूडेंट देख रहे हो तो एवरेज स्पीड तुमसे कुछ पूछे तो तुम क्या बताओगे? एडजस्ट छोड़ो, खैर साइंस और कॉमर्स की बात नहीं हो रहा। अगर तुमसे पूछे कि मार्क्स, एवरेज मार्क्स कितना आया 10th में, तो तुम क्या बताओगे? बेस्ट ऑफ 5 करोगे, उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, करोगे ना? तो वो हुआ एवरेज थी, एवरेज मार्क्स। तो इसी तरह से एवरेज, एवरेज फंक्शन तुमसे पूछे y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, एवरेज फंक्शन तुमसे पूछे तो क्या पूछोगे? एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। और एक्स यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हम तुमसे पूछे जैसे कि मार्क्स तुम्हारा कितना आया 10th में, 10th में तुम्हारा जितना, बेस्ट ऑफ 5 करोगे सब्जेक्ट में, कोई में 100 है, कोई में 90 है, कोई में 80 है, कोई में 70 है, तो बेस्ट ऑफ 5 करोगे और डिवाइड बाय क्या करोगे? 5 से। तो 5 यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही तो है। तो यहाँ पे हम एक्स डिनोट किससे कर रहे हैं? एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ प्रोडक्शन से। वहां पे तुम मार्क्स में, रिजल्ट में तुम क्या करो? रिजल्ट में तुम डिनोट कर रहे हो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। समझ में आ गया? दिमाग में घुसा होगा, जरूर घुसा होगा। नहीं घुसा होगा तो तुम चुल्लू भर पानी में ना डूबना, समझना ठीक से। तो अगर तुमसे हम पूछे कि एवरेज फंक्शन क्या होते हैं, एवरेज फंक्शन क्या होते हैं, तो एवरेज फंक्शन कोई भी फंक्शन को डिवाइड बाय एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या है? वेयर एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स, अब यूनिट्स यहाँ पे किसी भी फील्ड में अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे तुम अपना मार्क्स निकालने के लिए यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन करते हो सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज एवरेज मार्क्स। अगर तुम हंस देखो 10th में क्या होता है, 600 मार्क्स आते हैं, तुमको 500 मार्क्स ही टोटल लेने होते हैं, बेस्ट ऑफ 5 चुनना होता है, डिवाइड 5 करते हो, उसमें तुम्हारा परसेंटेज आ गया। ठीक है। तो एवरेज फंक्शन तो जान गए कि ये होता है, एवरेज फंक्शन तो जान गए। तो मार्जिनल फंक्शन क्या होता है? मार्जिनल फंक्शन इज डिफाइंड एज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मार्जिनल फंक्शन इज डिफाइंड एज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज मार्जिनल फंक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ से अचानक से बढ़ता है कोई भी प्रोडक्शन, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। खैर ये ज़्यादा तुमको समझने, जो मैथ के स्टूडेंट हो इसी को समझ में आ पाएगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको रटना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, खैर आप लोग को तो ज़्यादा डिटेल में आपको पता है, पता होगा ही कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज मार्जिनल फंक्शन मेरा हो गया, मार्जिनल कॉस्ट के तौर पे हम लोग जानते हैं। उसी तरह से, उसी तरीके से हम लोग को एवरेज फंक्शन में हम लोग को पता करना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ? जितना तुम्हारा जितना तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन हुआ उसको तुम एक से डिवाइड कर दो। इसको शॉर्टकट में लिख दें, ए सी ई एफ इज इक्वल्स टू सी एक्स अपॉन एक्स। ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट जी जी कुछ भी चीज को एवरेज पूछेगा यहाँ से याद कर लो, नोट में डालो,
नोट में डालो, कोई भी चीज को एवरेज में पूछेगा उसको डिवाइड कर देना है x से, बस सिंपल, बस सिंपल। कोई भी क्वेश्चन जैसे कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, अगर एवरेज कॉस्ट फंक्शन तुमसे पूछता है तो क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब, इसको हमको एक्स से डिवाइड करना है, तो सब में एक्स 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 अगर करना है तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन है। समझ में आया बात, यहाँ तक क्लियर हुआ कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एवरेज फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल फंक्शन क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिकैप करता हूँ कि एवरेज फंक्शन क्या होता है, कि कोई भी दो ठो कोई भी दो ठो यहाँ पे कोई भी इफ एनी इफ देयर आर टू क्वांटिटीज दैट इज एक्स एंड if there are two quantities that is x and y, then 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 the function is given by y equals to fx, and then the average function is determined by that is fx divided by x। समझ में आया। एवरेज फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ को एवरेज में पूछेगा तो उसको डिवाइड करना एक्स से, जैसे जैसे तुम लोग टेंथ, जैसे तुम लोग बोर्ड के अपना कोई भी मतलब अपने स्कूल के मार्क्स फाइंड करते हो, उसी तरह से एवरेज यहाँ पे भी होते हैं। वहाँ पे तुम एक्स डिवाइड बाई एक्स करना है तो मार्क्स निकालते टाइम एक्स को तुम क्या डिनोट करते हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, यहाँ पे एक्स क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी नंबर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे रिलेट करना। ठीक, फिर उसी तरह से है मार्जिनल फंक्शन। क्या मार्जिनल फंक्शन क्या है, कि किसी भी प्रोडक्शन में अचानक से एक इंस्टेंटेनियस कोई भी एक इंटरवल में कोई भी एक इंस्टेंटेनियस रेंज में तुमसे पूछा गया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तुम उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, किसको, कॉस्ट फंक्शन को। मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा तो कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, और मार्जिनल के बाद में कुछ और वर्ड यूज करना है तो उस वर्ड को ही डिफ्रेंशिएट करना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आएगा, ठीक है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, अब देखो, अब यहाँ पे एक और एक मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जाने, एवरेज कॉस्ट फंक्शन जाने, ठीक है। अब देख, कॉस्ट फंक्शन नहीं दे रखा है और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो क्या कैसे एवरेज कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिर से और एक टर्म आता है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, मार्जिनल, ये दोनों अलग है। आप आगे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन हमने पढ़ लिया, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन पढ़ लिया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन पढ़ लिया। अब आता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। जब भी अगर जो मार्जिनल के बाद, अगर देख, शॉर्टकट सुनो, क्वेश्चन में मार्जिनल बोलता है, मार्जिनल के बाद वाला में तुमको कुछ भी वर्ड कोई भी घुसा दे, मार्जिनल डैश, मार्जिनल डैश, मार्जिनल डैश, और डैश में तुमको कुछ भी हो सकता है, एवरेज कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है। तो मार्जिनल के बाद वाला में जब भी कोई भी वर्ड घुसा हुआ है तो उसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। एवरेज डैश, एवरेज डैश, एवरेज डैश, एवरेज लिख करके डैश के अंदर कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, और तो और मार्जिनल कॉस्ट भी हो सकता है। फिर से मार्जिनल डैश, मार्जिनल डैश, डैश के अंदर क्या हो सकता है, कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट सकता है, और तो और यहाँ पे नया टर्म क्या आया, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल एवरेज को किसी भी मार्जिनल वर्ड्स के सुनते के साथ दिमाग में क्या आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना है उस टर्म को। तो मार्जिनल के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट लिखा है, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, एवरेज कॉस्ट को। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट, ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट, ddx ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब इसको और डिटेल में जाने, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन होता है
एवरेज कॉस्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट फंक्शन तुमको निकालना ACF लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा। एवरेज कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाई एक्स। समझ में आया? समझ में आया? सो देयर फॉर फाइनल फार्मूला इज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये फार्मूला को आपको याद रखना है। जो मैंने जो भी मुंह से आपको बोला वो बहुत ही एक सीधी बोला है, आपको ध्यान रखना है और आपको करना है। अब यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तो पढ़े, तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाई एक्स होता है। ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि काट देना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा है इसका मतलब क्या, कॉस्ट फंक्शन एक फंक्शन है। बहुत लोग यहाँ पे एक से उड़ा दिए हैं, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाई एक्स, ठीक। तो तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, तो डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ये डिवाइड रूल लगेगा, यू बाई भी में तरह रखेंगे, नीचे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा, एक्स बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर बीच में क्या था, माइनस होता है, फिर कॉस्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स करना है, डी डी एक्स ऑफ 1 करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या आया यहाँ से मेरा, एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तुमको स्टेप पूरा लिखना, डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, देख भाई गलत हम नहीं किया, बता रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, यहाँ से जो फॉर्मूला मेरा चल रहा था रिलेशन, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे आया है, तो एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, एक्स इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट फंक्शन, और डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मार्जिनल कॉस्ट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्प्लिट कर दिया है। यहाँ से एक्स कैंसिल हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, और एक कॉमन लेना है, 1/x कॉमन यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे क्या आया, मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स, ठीक है। 1/x यहाँ से कॉमन लिए हैं, 1/x यहाँ से कॉमन लिए, 1/x यहाँ से कॉमन लिए, तो बचा क्या, मार्जिनल कॉस्ट माइनस 1/x, यहाँ से x बाहर आया, एक x यहाँ पे बचा रहा, तो कॉस्ट फंक्शन अपॉन x बचा रहा, और डी डी एक्स ऑफ क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो डी डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट के मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचा, 1/x अपॉन मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी एक्स अपॉन एक्स, क्या होता है, सी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। सी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट अगर तुमसे पूछे तो 1/x इंटू एम सी माइनस ए सी कर दो, तुमको वहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसको कहाँ से कैसे यूज़ करना है ये आपको बता दूंगा। अब देखो सुन लो अभी कि मेरा फॉर्मूला क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, यानी क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन तुमसे पूछेगा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन तुमसे पूछेगा, और क्वेश्चन में दे रखा होगा मार्जिन कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तब वहां से तुमको एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। समझ में आया?
ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट ही बोला है। ब्रेक इवन पॉइंट उतना ये नहीं है, कर लेना तुम खुद से। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन में जैसे तुमको सी एक्स इक्वल टू समथिंग दिखे, बस कर देना है, लिख देना है अपना कॉपी में। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन यानी एमसी इक्वल्स टू व्हाट, और नंबर 2 क्या पूछा है? एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसी। कितना चिंदी सा क्वेश्चन बता, 2018 का क्वेश्चन आईएससी में आया है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू होता है डी एक्स ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ किसको? डी डी एक्स ऑफ 1/3x³ प्लस 3x²। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको आईएससी का क्वेश्चन पेपर में लिख के आना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करोगे तो आप फंस जाओगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 1/3 × 3x² प्लस 6x - 16, और उसका तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे x² प्लस 6x - 16 मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे आंसर नंबर 1 निकल के आ गया, मिल गया, मार्क्स मिल गया। अब यहाँ पे आता है नंबर 2, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाई एक्स। कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाई एक्स। कॉस्ट फंक्शन क्या है? 1/3 x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 2। बस मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है, थोड़ा एनर्जी लेस हूँ। कोई नहीं, आपको समझ में आना है, एनर्जी को देख करके नहीं, वर्ड को देख करके, ठीक है। तो डिवाइड बाई एक्स करना है, तो एक्स को सबको तुम एक से डिवाइड करोगे तो एक्स से एक्स, यहाँ से x² बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। डिवाइड तो करने आता ना भाई। 1/3 x² प्लस 3x - 16 प्लस 2/x। अब यहाँ पे जो 2/x लिखा है, इसको ज़्यादातर बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं डिवाइड करते टाइम। तो ये रहा मेरा एवरेज कॉस्ट, आंसर नंबर 2। बस और क्या है, यही है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं। इतना इजी है, बताओ बताओ लो, कितना इजी है बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। आईएससी 2015 और आईएससी 2010 में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि तुमको क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट दे रखा है, एसी इक्वल्स टू क्या दे रखा है। क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने का उतना टाइम नहीं भाई, जैसे तो वो जो क्वेश्चन में दिखे उसको उतार लो, बहुत फायदा मिल रहेगा। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या है? x प्लस 5 प्लस 36। देखिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग 10 ईयर्स की सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जैसे ये 10 ईयर्स ही एक टाइप की, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, तब जाके दिमाग खुलेगा। हाँ, सेक्शन से पूरा कंप्लीट करने के बाद। हाँ, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू x प्लस 5 प्लस 36 बाई x। इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट x फाइंड द नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट एज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे कुछ वर्ड घुसा, डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हमने क्या बताया था कि जितना भी टर्म है सबके सब फंक्शन है। और नंबर 2 क्या पूछा है? आउटपुट। यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे आपको होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हिलेगा। तो खैर नंबर 1 पे सबसे पहले आते हैं। नंबर 1 क्या है? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन पूछा है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू होता है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। लेकिन 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 क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज कॉस्ट, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आईएससी 2015 और 10 में दोनों में है, पुराना जमाना क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल आएगा। तो मेरा एवरेज कॉस्ट कितना है? x प्लस 5 प्लस 36 बाई एक्स। तो एवरेज कॉस्ट
कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट में जाने के लिए एक से डिवाइड करते थे, तो एवरेज कॉस्ट में कॉस्ट फंक्शन में जाने के लिए क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। देख, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और तुमको एवरेज कॉस्ट फंक्शन जब पूछता है तो क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट पूछता है तो कॉस्ट फंक्शन को एक से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दे रखा है, तुमको यहाँ से कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स कर दो। ये भाई ये देख, एजम्पशन नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है, ऐसे ही होता है, समझ में आया, ऐसे ही होता है। एवरेज कॉस्ट दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन नहीं पता, क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट दे रखा है, तो एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन में जाना है, तो एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन में जाने के लिए एक से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, एवरेज कॉस्ट को। तो करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36, मल्टीप्लाई किए एक से मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन बना। बस फॉर्मूला में घुसा दो, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट मेरे को निकालना, डिफ्रेंशिएट करनी डी डी एक्स अब कितना, पूरा टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36, डिफ्रेंशिएट करने मतलब क्या मिलेगा, 2x प्लस 5, ये मिलेगा। बस आंसर नंबर 1 निकल गया। क्या क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या। नंबर 2 में अब देखो, थोड़ा थोड़ा अजीब है, जो पढ़ा है उसमें से नहीं है, बल्कि और पहले से है, जिसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज पूछा क्या है। आउटपुट निकालो एवरेज कॉस्ट का, आउटपुट निकालो एवरेज कॉस्ट का, मैं यानी मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना है, और वो क्या कर रहा है, इंक्रीजेस कर रहा है, तो इंक्रीजेस कर रहा है यानी इंक्रीजेस कर रहा है यानी कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग किसका पूछा है, एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट बोला है इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एवरेज कॉस्ट क्या बोला, इंक्रीज कर रहा है। तो कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग क्या हम लोग ने पढ़ा हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में, आप लोग नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उस चैप्टर का पूरा कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है, कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है कि किससे किससे रिलेट करके पूछ रहा है, एवरेज कॉस्ट को। तो कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, यानी यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी ले लो, समथिंग ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे तुमको क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट का इंक्रीजिंग कर रहा है, आउटपुट निकालो एवरेज कॉस्ट का जिसका इंक्रीज कर रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि हाँ इंक्रीज क्या होता है, ये क्या होता है, बस जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। यहाँ पे डिक्रीजिंग बोलता तो लेस देन जीरो किए करेंगे, इंक्रीज बोला तो ग्रेटर देन जीरो कर रहा है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे घुसाना है, और डिफ्रेंशिएशन किसको घुसाना है वो क्वेश्चन में बता दिया, एवरेज कॉस्ट को। बस, तो समथिंग यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट, तो डिफरेंशिएशन अब क्या करना है, एवरेज कॉस्ट करना है, और उसको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो करना है। अब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू क्या है, ये आपको पता होगा ही, नहीं पता है तो आप मैथ कैसे नहीं पता होगा बे, हट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या है, एक्स प्लस 5 प्लस 36 प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिलेगा 1 प्लस 0 प्लस 36 बाहर है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 वही 1 - 1/x² करके देखें। 1/x को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर माइनस वन, एक्स पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, -1 बाहर आया, एक्स 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 की पावर -1 -1 यानी -x -2 यानी -1/x², है ना। तो 36 बाहर है, 36/-x², तो यहाँ से क्या बना, 1 - 36/x², 1 - 36/x² ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई ये नहीं करना, ये रूल इज द रूल, आपको जो ग्रेटर देन जीरो के बाद ना ही इसको इस साइड शिफ्ट करना है ना इस साइड इधर लाना है, जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है। आपको यहाँ से एलसीएम लेना है, x² एलसीएम लेंगे, यहाँ से x² -36 बनेगा, ग्रेटर देन जीरो करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, खैर कर सकते हो तुम भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे जगह नहीं हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से एक्स प्लस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन जीरो इसको हम क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स जो होगा ग्रेटर देन माइनस सिक्स होगा, और एक्स जो क्या होगा, और एक तो क्या होगा, ग्रेटर देन सिक्स होगा। यानी एक्स यहाँ से क्या बनेगा, एक्स यहाँ से क्या बनेगा, एक्स क्या है, एक्स सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स एंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या गया, ओके कुछ गड़बड़ हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन माइनस सिक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हुआ, सो द एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या हुआ, एक्स की वैल्यू एक्स से छः से बड़ा, और एक्स की वैल्यू छः से छोटा, माइनस छः से छोटा, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, इंक्रीज कहाँ कर रहा है, छः से जो बड़ा होगा, जो बड़ा है टर्म, जो मतलब बड़ा हो रहा है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स, मतलब क्या कि सिक्स कॉमा इन्फिनिटी इज द आंसर। यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ तक की कोई गुंजाइश की बात नहीं है, सब चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक नहीं, अब यहाँ से आपको और दो टॉपिक मिलेंगे, थोड़ा चल जाते हैं हाई में। एक होता है एवरेज रिवेन्यू फंक्शन, एक होता है मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, और दोनों का फिर रिलेशन बिटवीन एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू फिर करेंगे क्वेश्चन, फिर करेंगे क्वेश्चन, बस हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिटर्मिनेशन और कॉस्ट फंक्शन ये सब सिलेबस में नहीं है, हट चुका है, तो वो सब छोड़ देंगे। इसके बाद वाला पार्ट में पार्ट टू आएगा, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मैं होमवर्क के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, नहीं होमवर्क नहीं है, इतना ही तक है। तो यही था मेरा आज का सेशन, पूरा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस बताने का, यहाँ से यहाँ पूरा आपको कंप्लीट हो चुका है, और आपको नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन, इस जो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स क्या भाई, साथ साथ में तो लिख रहे हैं, आराम से बनाओ, सुंदर से लिखो, पेन से, समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बोलना, जहाँ पे गलती है कोशिश करूँगा और पुशअप करने की, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।